दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो मेरा नाम है रमेश जैन और आज का जो हमारा चैप्टर वही वेव चल रहा था, नया टॉपिक है। और आज का टॉपिक का नाम है ओपन और क्लोज आर्गन पाइप, यानी खुला और बंद आर्गन पाइप। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और फिर हम उसको आर्गन पाइप से रिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने जो मेनली पढ़े थे वो हमने स्ट्रिंग यानी वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करे थे। ठीक है, वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करे थे। ठीक है, उसमें हमने स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़े थे, इस तरह की स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़े थे। फिर हमने साउंड वेव के बारे में बात करे थे। तो साउंड वेव क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है। तो साउंड वेव और वेव ऑन स्ट्रिंग दोनों में हमने लगभग इस तरह की स्टैंडिंग वेव ही पढ़े थे। दोनों में जो वेव होती है लगभग सिमिलर ही होती है। ठीक है, अब हमने ये देखे थे कि जब हम साउंड वेव की या फिर स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, जब हम स्ट्रिंग में बात कर रहे थे तो हमने ये पढ़े थे कि यदि कोई एक रोप यदि कोई दो एंड से यदि बंधी होती है तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है तो हमने उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या कहे थे, y बराबर से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। और जब यही बात साउंड में होती है तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। लेकिन साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेशर और डेंसिटी में भी चेंज आ जाता है, इसलिए हमने वहां पर शो करे थे डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाता है। ऐसे ही डेल्टा रो इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाता है। ठीक, तो ये हमने देखे थे। अब स्ट्रिंग में हमने और कुछ बातें खास देखे थे कि ये जो दो पॉइंट्स है जहां पर ये टाइड है, यानी ये अभी क्या है, एंड कैसा है, क्लोज्ड एंड है, ये क्लोज्ड एंड है। तो जहां पर क्लोज्ड एंड होता है वहां पर यहाँ पर वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0 होता है। जिस एंड पर रोप बंधी होती है उसके पार्टिकल मूवमेंट नहीं दिखा पाते। तो यदि मूवमेंट नहीं दिखा पाते इसका मतलब है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है और फिर आगे जाते हैं तो एम्पलीट्यूड फिर घटने लगता है। तो स्ट्रिंग में हम ये बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड सभी जगह सेम नहीं होता, एम्पलीट्यूड डिफर विथ एक्स, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आता है। तो जहां पर 0 एम्पलीट्यूड होता है, जहां पर 0 एम्पलीट्यूड होता है या 0 डिस्प्लेसमेंट होता है, 0 डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है, और जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बजाय हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड या सॉरी एम्पलीट्यूड होता है या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम वहां पर उसको क्या कहते हैं, एंटी नोड्स या एंटाई नोड्स कहते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई, नोड्स क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, एंटी नोड्स क्या है। नोड को हम लोग एन और एंटाई नोड्स को हम लोग ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने स्ट्रिंग पर हमने बात करे थे कि सबसे बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, बेसिक मोड ऑफ
वाइब्रेशन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन को कहते हैं, या तो हम लोग कहते हैं फंडामेंटल नोट्स, या तो हम कहते हैं फंडामेंटल मोड्स कहते हैं, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, या हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, हार्मोनिक। और हिंदी में यदि हम बोलेंगे तो मूल स्वरक कहते हैं, मूल स्वरक या प्रथम सन्नांदी कहते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों जगह तो नोड होगी, जो बेसिक नोट्स होती है उसमें एंड पर तो नोट्स होती है, और बीच में एम्पलीट्यूड होता है, यानी बीच में हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, इस तरह का। जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है उसमें एंड पे तो नोड होता ही है, बीच में भी एक नोड होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से शो करते थे, यहाँ पर भी एक एम्पलीट्यूड बनता था, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग कहते थे सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक कहते थे, या फर्स्ट ओवरटोन कहते थे। फिर हमने देखे थे क्या इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेशन होता है उसमें बीच में दो नोट्स होते हैं, यानी यहाँ पर इस तरह से दो नोट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो होता था, यानी एंड पर तो नोड होते ही होते थे, बीच में भी दो नोड होते थे। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटी नोड होता था, यहाँ पर दो एंटी नोड होते थे, ठीक है। यहाँ पर तीन एंटी नोड होते हैं, तीन एंटी नोड होते थे। तो इसे हम लोग या तो सेकंड या तो हम इसे थर्ड हार्मोनिक कहते थे, सेकंड हार्मोनिक नोट्स कहते थे, या फिर सेकंड ओवरटोन कहते थे, सेकंड ओवरटोन कहते थे, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि दो नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, लैम्डा बाई 2। दो नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर ये देखो, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखो लैम्डा बाई 2, दो नोट्स, फिर लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2। अच्छा, एक नोट्स और एक एंटी नोट्स, यानी दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, और एक नोड और एक एंटी नोड, इसके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता था, ठीक। चल, तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, यानी यहाँ पर डिपेंड ऑन मीडियम प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती थी। सेम मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो सेम बनी रहेगी, मीडियम बदलेगा तो साउंड बदल जाएगा, ठीक। मैंने आपको बताया था कि यदि लैम्डा यानी वेवलेंथ यदि बदल गई, वेवलेंथ यदि बदल गई तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, वेवलेंथ यदि बदल गई तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड बराबर से होता था वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये याद होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी थी वो किस पर डिपेंड करती थी, ये सोर्स पर डिपेंड करती थी, ठीक। चल, अब इन बातों के बाद अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, मैंने आपको ऑर्गन पाइप के बारे में बता रहा था। अच्छा, अब ऑर्गन पाइप के बारे में हम यदि बात करें तो ऑर्गन पाइप क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ऑर्गन पाइप आप लोगों ने बाजार में जो बजाने के माउथ ऑर्गन नहीं मिलते थे, इस तरह के इस तरह के बजाने के एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, वो उसको जनरली क्या होता है, उसको अलग अलग साउंड निकालता है वो, इसलिए हम लोग उसको आर्गन बोलते हैं, माउथ आर्गन भी बोलते हैं, माउथ आर्गन पाइप। एक्चुअल में ये केवल एक पाइप होता है, ये केवल आवाज
आवाज वाला एक पाइप होता है, आवाज करने वाला, ठीक है, आवाज करने वाला, जिससे एक मेलोडियस अच्छा एक साउंड निकल सके, आवाज करने वाला पाइप होता है, ठीक। आप कोई बांसुरी को भी आप ऑर्गन पाइप की तरह से बोल सकते हो, क्योंकि उससे भी साउंड ही निकलता है, ठीक है। मतलब वो हर चीज जो एक सिंपल एक पाइप हो, एक पाइप हो, और ये पाइप में चूंकि एयर होती है, तो एयर इसमें चलती है, तो साउंड वेव भी चल सकती है, क्योंकि एयर जहां जहां है वहां वहां मीडियम है, मतलब मीडियम में साउंड आसानी से ट्रेवल कर सकता है। तो ऑर्गन पाइप की लेंथ, यानी पाइप की जो लेंथ के बेस पर जो साउंड की फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बदल जाती है, इसलिए उसमें अलग अलग साउंड निकलता है। तो हम इसी को कहते हैं आर्गन पाइप, आर्गन पाइप, और कुछ नहीं। आर्गन पाइप दो प्रकार के हो सकते हैं, हम जनरली देखने वाले हैं। एक आर्गन पाइप होगा जो कि एक तरफ से एंड होगा, यानी बंद होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप। और ये दोनों तरफ से खुला रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ओपन आर्गन पाइप, ठीक है। एक तो क्लोज्ड आर्गन पाइप और दूसरा ओपन आर्गन पाइप, ठीक है। दो प्रकार के आर्गन पाइप हो गए, एक हो गया क्लोज आर्गन पाइप और दूसरा हो गया ओपन आर्गन पाइप, ठीक। चल, अब हम इसमें क्या चलेगी, साउंड वेव चलेगी, साउंड वेव, ठीक है, दोनों में ही साउंड वेव चलेगा। अब हम सबसे पहले दोनों में से एक आर्गन पाइप की स्टार्ट करते हैं चर्चा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप के बारे में हम देखते हैं। तो क्लोज आर्गन पाइप वो आर्गन पाइप होता है जो एक तरफ से ओपन होता है और एक तरफ से बंद होता है, ठीक है। ये एरिया जो है मान लो ये बंद है, ठीक है। तो ये यहाँ से तो ये एंड फिक्स्ड एंड हो गया ये, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर फिक्स्ड एंड पर क्या होता है, हमेशा यदि कोई साउंड, यदि यहाँ पर मैं रखूंगा, कोई सोर्स से साउंड आएगा, तो यहाँ के जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। और यहां पर क्या होगा, जीरो वाइब्रेशन होगा, जीरो वाइब्रेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर नोड बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, एंटाई नोड्स बनेगा। ये लाइन याद होगी, एंटाई नोड्स बनेगा, मतलब यदि कोई साउंड जाएगा तो किस किस तरह से साउंड जा सकता है। तो यदि मेनली मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर इस तरह से बनाऊं मैं, तो मेनली मैं तीन प्रकार से आपको बता सकता हूँ, तीन प्रकार से आप समझ जाना। सबकी लेंथ सेम है ना, एक ही आर्गन पाइप मैंने तीन बार बनाया। तो यदि यहाँ पर एंटाई नोड्स बनना है और यहाँ पर नोड्स बनना है, यहाँ पर तो हर बार नोड्स ही बनना है और यहाँ पर हर बार एंटाई नोड्स ही बनना है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा में एक और नोड बन सकता है यहाँ पर भी, तो ये इस तरह से हो सकता है, या जो तीसरा हो सकता है, इसमें दो यहाँ पर नोड्स बन सकते हैं, ये तो समझ गए होंगे, तीन प्रकार से इसमें वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक। अब चूंकि हर बार लेंथ तो इस आर्गन पाइप की वही है, एल ही है, ठीक। तो यदि एल लेंथ है तीनों में, अब हमें पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितनी होती है, λ/4 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दो नोड्स हैं, यहाँ दो नोड्स के बीच की देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटी नोड्स है ना। तो देखो यहाँ पर एंटी नोड्स है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप λ/4, फिर ये λ/4 और फिर ये तीसरी बार λ/4। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंटी नोड्स बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटी नोड्स बन रहा है और यहाँ पर तो एंटी नोड्स बन रहा है, तो बाकी जगह तो यहाँ पर एंड है। तो यहाँ पर नोड एंटी नोड 1, फिर नोड एंटी नोड 2, नोड एंटी नोड 3, नोड एंटी नोड 4, नोड एंटी नोड 5।
तो यहाँ पर तो 5 हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो 3 हो रहा है और यहाँ पर तो 1 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें आप देखें, इसमें λ/4 जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है? λ/4 की जो वेवलेंथ है वो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप के बराबर है। इसमें 3 बार λ/4 है, ठीक है, वो L के बराबर है। इसमें 5 टाइम जो λ/4 है वो लेंथ के बराबर है। यानी हम यहाँ पर तीनों इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू निकालें तो फर्स्ट इक्वेशन में निकलती है 4L, सेकंड में निकलती है 4L/3, ठीक है, और लास्ट वाले में निकलती है ऐसे ही 4L/5 एंड सो ऑन, और ऐसे ही निकाल सकती है। यानी यहाँ पर हम और भी आगे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू, यदि मान लो कि यहाँ पर n टाइम्स होता तो यहाँ पर 4L अपॉन, यहाँ पर देखो ये जब पहला था तो यहाँ पर 4L/1 था, सेकंड था तो 4L/3 था, तो मतलब यहाँ पर 2 था तो ये 3 था, यहाँ पर 3 आया तो ये 5 हुआ, मतलब ये एक ऑड मल्टीपल ही हुआ, है ना। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लो यहाँ पर वेवलेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, यहाँ पर घटती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर से आपको फॉर्मूला पता होगा, v इजिकल टू होता है f इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू कितना होता है, v अपॉन लेमडा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, देखो पहली बार में आप इसी में रख सकते हैं, मैं यहीं पर ही रख के बता देता हूं। तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी निकलती है तो वो निकलती है v अपॉन लेमडा, लेमडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4L। सेकंड में जो होगी v अपॉन 4L मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 3, फिर क्या आ जाएगा 4v अपॉन 4L और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है v अपॉन 4L, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है, v अपॉन 4L डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पर ऊपर चला जाएगा वो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 5v अपॉन 4L, ठीक। तो ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड कहते हैं, इसी को ही फंडामेंटल मोड्स कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ध्यान देना, सेकंड हार्मोनिक नहीं बोल सकते। सेकंड हार्मोनिक तब बोला जाता है जब वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट वाले की 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो ये देखने को मिल रहा है कि ये v अपॉन 4L की जगह हम यहाँ पर 3 इंटू F1 हो सकता है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। तो याद रखें कि क्लोज ऑर्गन पाइप में कभी भी इवन नंबर के हार्मोनिक नहीं होती, यानी सेकंड हार्मोनिक इसमें गायब हो गई। या तो हम इसे बोल सकते हैं सेकंड ओवरटोन बोल सकते हैं, इससे हम यहाँ पर 5 इंटू F1 बोल सकते हैं। इसका मतलब है इसे क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक बोल सकते हैं, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक बोल सकते हैं, या फिर हम इसे थर्ड ओवरटोन बोल सकते हैं, या फिफ्थ हार्मोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जैसे यदि यहाँ पर फोर्थ भी होती, फ्रीक्वेंसी फोर्थ होती तो 5 होती, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 7v अपॉन 4L होता, यानी 7 टाइम ऑफ F1 होती, ठीक है। तो इस तरह से इसे मुझे शायद यहाँ पर F3 बोलना चाहिए, इसको F5 बोलना चाहिए और इसे F7 बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें जो F1 है, F3 है, F5 है, F7 है, F9 है एंड सो ऑन, मतलब जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी बन रही है ये सब क्या है, ऑड नंबर है, यानी
2n-1 या +1 से अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। 2n-1 लिख दिया मैंने, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनती जाती है, ठीक, याद रहेगा क्या। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे तो फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल मोड्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, इसे सेकंड ओवरटोन कहते हैं, इसे थर्ड ओवरटोन कहते हैं, थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन और हार्मोनिक में डिफरेंस क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर फंडामेंटल के बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F1, फिर सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक यानी F3, ठीक है। या थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या होगा, थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक यानी क्या होगा, F5 होगा, ठीक है। याद रखना है, जैसे F1 बराबर से क्या होगा, V अपॉन कितना होता है 4L, ठीक है। और F3 बराबर से क्या होगा 3F1 यानी 3V अपॉन 4L। F5 बराबर से क्या होगा 5 इंटू F1 यानी क्या होगा 5V अपॉन 4L, ठीक है। आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। मान लो मैंने बोला यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपसे बोला मैंने 7th ओवरटोन है, 7th ओवरटोन का मतलब आप बताओ। 7th ओवरटोन यदि बोला गया हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो ये क्या होगा, 9th में क्या होता है, देखो फिर से फर्स्ट ओवरटोन यदि बोला जाए, फर्स्ट ओवरटोन यानी क्या था, फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। सेकंड ओवरटोन यानी फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन यानी 7th और फोर्थ यानी 9th, 5 यानी 11th, 6 यानी 13, 7th यानी कितनी आ जाएगी 15, 8th यानी कितना जाएगा 17, देख रहे हैं आप पैटर्न। 9th यदि बोल रहे हैं तो ये कितना जाएगा 19। इसका मतलब थोड़ा एक मिनट देख कर बताओ, फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड, यानी जितनी भी यदि मान लो nth ओवरटोन यदि बोला जाए, nth ओवरटोन यदि बोला जाए तो 2n+1 हार्मोनिक नहीं है क्या ये। देखो यहाँ पर n की जगह 1 रखो तो यहाँ 3, 2 रखो तो यहाँ 5, 3 रखो तो यहाँ, ठीक है। तो मतलब 9th रखेंगे तो क्या होगा 19th आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई भी ओवरटोन बोला जाए, मान लो कि 5th ओवरटोन बोला जाए, 5th ओवरटोन, ठीक है, यानी 5वां अधिस्वरक बोला जाए, ठीक है। तो ये कौन सा अधिस्वरक यदि बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोनिक निकलेगा, ये नहीं 11th निकलेगा, ठीक है। 5वां यानी 11th हार्मोनिक। अब 11th हार्मोनिक मतलब 11 टाइप ऑफ F1 यानी 11 टाइप ऑफ V अपॉन 4L, ठीक है। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ ओवरटोन निकाल सकते हैं यानी यहाँ पर F5 बराबर से सॉरी F11, ठीक। चल तो ये मैंने आपको कुछ निकालना बताया, इसके मोड्स वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इसको हम लोग कभी कभी आता है कि प्रेशर के टर्म्स में निकालो। तो देखो अभी जो हमने देखे थे वो थी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट हो और प्रेशर हो, तो यदि प्रेशर की टर्म्स में यदि आप निकालोगे तो प्रेशर की टर्म्स में बस इतना होगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है S बराबर से A sin ओमेगा t माइनस kx होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा S बराबर से A sin ओमेगा t माइनस kx प्लस माइनस π/2 हो जाता है, बस अंतर इतना ही आता है। मतलब क्या रहता है कि यहाँ पर ये यदि S की टर्म्स में है और यदि हम इसको किसकी प्रेशर की टर्म्स में यदि बनाएंगे तो यहाँ पर जो रहता है इस टाइप की टर्म्स आती है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर यदि मान लो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर यदि नोड है तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पर यदि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ नोड की पोजीशन आएगी, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यदि यहाँ पर नोड है तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, बस इतना ही चेंज आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि आर्गन पाइप में निकालोगे तो उसके लिए कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जैसे ये आर्गन पाइप है तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर तो मैक्सिमम 90 का फेज चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर नोड की जगह एंटी नोड बनेगा, बस यहाँ पर अंतर इतना ही आएगा। यानी यहाँ पर अभी नोड बन रहा था, अब यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पर पहले एंटी नोड बन रहा था, अब यहाँ नोड बनेगा, इतना ही अंतर आएगा। फिर से बोल दूं मैं, यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर आपका इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पर एक और नोड बन जाएगा, यानी इस तरह से बनने लगेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर हमेशा क्लोज एंड पर यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, फिर यहाँ नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा, बीच में एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो इतना अंतर आएगा यदि प्रेशर के टर्म से भी निकालोगे। चलो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किस पर, अब हमारा टॉपिक है ओपन आर्गन पाइप। ठीक है, ओपन आर्गन पाइप। चलिए, ओपन आर्गन पाइप क्या रहता है, वो दोनों एंड पर ओपन ही होता है। ठीक है, वो दोनों तरफ यहाँ पर ये ओपन एरिया है। ठीक है, अब चूंकि इसका मतलब है कि यदि ओपन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों एंड पर एंटाइन और सी बनेंगे। ठीक है, तो जो इसका बेसिक सबसे पहला जो ओपन होगा बेसिक, मैं यहाँ पर काफी स्पेस में बना देता हूँ, यहाँ पर 3 आर्गन पाइप बना देते हैं। ठीक है, 3 बार क्या क्या मोड ऑफ वाइब्रेशन इसके हो सकते हैं, 3 से अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। लेंथ तीनों आर्गन पाइप में सेम बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों एंड पर यदि एंटी नोड्स बनेगा तो यहाँ पर बीच में नोड्स बन सकता है, पहला तो ये हो सकता है। ठीक, या दूसरा ये हो सकता है यहाँ पर जो नोड बन गया, या हो सकता है कि बीच में 2 नोड्स बन जाए, एक की बजाय 2 नोड्स यदि बन जाए तो इस तरह की, या फिर हो सकता है 2 के बजाय यहाँ पर 3 नोड्स मिल जाए। ठीक है, तो ये तीनों जगह क्या हो सकता है, एंटी नोड्स हो सकता है। मतलब यहाँ पर इस तरह से 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3 क्या मतलब हजारों हो सकती है, वो तो मैंने आपको केवल यहाँ पर 3 बनाकर बताया। ठीक है, अब इसमें हम तीनों में ही समझते, देखो यहाँ पर हर जगह लेंथ तो आर्गन पाइप की एल ही है, समझ गए। अब यहाँ पर यहाँ देखो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। यहाँ पर भी कितनी होगी, λ/4। अब यहाँ λ/4 कितनी बार होगा, λ/4 यहाँ कितने बार होगा, 1। फिर यहाँ पर λ/4, यहाँ पर λ/4, फिर λ/4। यहाँ पर कितने बार होगी, देखो λ/4, यहाँ पर हो जाएगी λ/4। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। हाँ, ये λ/4, यहाँ पर भी λ/4, यहाँ पर λ/4, यहाँ λ/4। तो देखो ये 2 बार है, 2 बार है, मतलब λ/4 इक्वल टू L। ठीक है, यानी लैम्डा बराबर से कितना आ गया, 4L। ठीक है, कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 λ/4। ठीक है, तो 2 λ/4 2 बार है ना यहाँ पर, तो हम 2 यानी ये काट देंगे तो 2L बचेगा, यानी लैम्डा बराबर से क्या बचेगा, 2L। यहाँ पर कितने बार λ/4, 4 बार है, तो 4 इंटू λ/4 बराबर से L, 4 से 4 कट गया, यानी लैम्डा बराबर से L मिल गया। यहाँ पर कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ 6 λ/4 बराबर से L, यानी लैम्डा बराबर से यदि काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3L/2। ठीक है,
आ जाएगा यहाँ पर, उल्टा कर दी सॉरी, यहाँ पर 2 लैम्डा बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बाई 2 लिख सकते हैं। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो स्पीड चाहिए, तो या फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बराबर से क्या होता है v अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, f1 बराबर से v अपॉन 2l। यहाँ पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v अपॉन 2l और 2 पर चला जाएगा। यहाँ पर थर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर v अपॉन 2l और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f2 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू f1, यहाँ पर f3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू f1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक आप बताएं, f1 बराबर से क्या है आपका v अपॉन 2l, f2 बराबर से क्या है आपका 2f1, f3 बराबर से क्या है आपका 3f2 सॉरी 3f1, f4 बराबर से क्या आएगा 4f1, ठीक है, यही आ रहा है। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, या इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अच्छा, इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड हार्मोनिक, या फिर हम इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अच्छा, थर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं इसे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि ये सेकंड थर्ड, क्योंकि ये यानी फर्स्ट वाले की 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक मोड, ठीक है। और या हम इसे बोल सकते हैं सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बोल सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं फोर्थ हार्मोनिक, या फिर हम इसे थर्ड ओवरटोन भी बोल सकते हैं, थर्ड ओवरटोन। मतलब कुल मिलाकर देखो, कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला यानी सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड, लेकिन ये फर्स्ट ओवरटोन है। ये सेकंड, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, सेकंड हार्मोनिक लेकिन फर्स्ट ओवरटोन, यानी यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन यानी सॉरी फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन यानी आपका सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। सेकंड ओवरटोन मतलब आपका क्या आ गया, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन यदि आ गया, इसका मतलब है कि ये क्या है आपका फोर्थ हार्मोनिक आ गया। मतलब यदि n ओवरटोन यदि बोला जाए तो इसका मतलब है कि ये n+1 हार्मोनिक होगा, ठीक है। और यदि सेकंड हार्मोनिक बोला जाए इसका मतलब है कि 2 इंटू f1 है, मतलब 2 इंटू v अपॉन 2l है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू f1 आ जाएगा, यानी 3 इंटू v अपॉन 2l है, ठीक है। ये फोर्थ इंटू f1 है, मतलब v अपॉन 2l। तो इस टाइप के सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, याद रखना कि ओवरटोन ऑफ हार्मोनिक को पहचानना आना चाहिए हमें। यदि n+1 हार्मोनिक है इसका मतलब है कि n+1 इंटू f1 है, यानी n+1 v अपॉन कितना आएगा 2l है, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे कि जब भी हमने किस में बात कर रहे थे हम, यदि हम क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें या ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, तो क्लोज जो ऑर्गन पाइप था उसमें क्या था, उसमें एक तो फंडामेंटल आता है, दोनों में ही आता है फंडामेंटल इसमें भी आता है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल आता है f1 बराबर से v अपॉन कितना आता है 4l, और इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है v अपॉन 2l, ठीक है। इसमें सेकंड नहीं होती, क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड हार्मोनिक नहीं होती, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक होती है, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, जो 3 इंटू v अपॉन 4l होती है। और यहाँ पर सेकंड भी होती है, यानी 2 इंटू v अपॉन 2l होता है।
इसमें डायरेक्ट कितनी 5 होती है, यानी 5 इंटू वी अपॉन 4L होता है। यहाँ पर थर्ड भी होती है, यानी 3 इंटू वी अपॉन 2L होता है। ठीक है, मतलब जो क्लोज आर्गन पाइप होता है उसमें होता है F1 होता है, F3 होता है, F5 होता है एंड सो ऑन, यानी F यहाँ पर 2n-1 होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर F1 भी होता है, F2 भी होता है, F3 भी होता है एंड सो ऑन, यानी Fn भी होता है। मतलब जो क्लोज आर्गन पाइप में जो इवन फ्रीक्वेंसी है, इवन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मिस होती है, यानी मिसिंग होती है। ठीक है, जबकि इसमें ऑड और इवन दोनों होती है, यानी ऑड फ्रीक्वेंसी भी होती है, ऑड फ्रीक्वेंसी भी होती है और इवन फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसलिए अक्सर ये बोलते हैं कि ऑर्गन जो खुला पाइप होता है जैसे फ्लूट, बांसुरी वगैरह, उसमें ज्यादा अच्छी आवाज क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, उसमें केवल एक ही तरफ, कोई डब्बा वगैरह से अपन जैसे बजाएंगे तो उसमें क्या होगा, केवल वो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरफ बात करता है, उतनी अच्छी इसमें साउंड नहीं आता। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स समझ गए होंगे। चलिए अब इस पर बेस अपन थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते फटाफट, है ना। तो पहला अपन न्यूमेरिकल्स मैं बोल दूं, उसमें है, देखें, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड organ pipe is in resonance with fourth harmonic of an organ pipe. Find ratio of close and length of open organ pipe. चलिए, तो आपको यहाँ पर क्लोज और ओपन दोनों के क्या निकालना है, उनमें रेशियो निकालना है। तो थर्ड ओवरटोन यदि बोला गया, एक ये देखो, सबसे पहले तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या बोला गया, थर्ड ओवरटोन यदि है तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा, पहले तो ये बताओ। तो इसका मतलब है कि ये सेवंथ हार्मोनिक होगा। ये क्या होगा, सेवंथ हार्मोनिक होगा। सेवंथ हार्मोनिक होगा, इसका क्या मतलब अब आप बताएंगे, यानी 7 इंटू F1 होगा। ठीक है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, V/4L होती है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो यही होती है। ठीक है, अब क्या बोला इसने यहाँ पर, किसके साथ रेजोनेंस में है ये, फोर्थ हार्मोनिक ऑफ एन, मतलब ओपन। तो फोर्थ, अब यहाँ पर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप, और उसमें क्या है, फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक, इसका मतलब 4 इंटू F1 है। ठीक है, 4 इंटू F1 है, तो इसका मतलब है कि 4 इंटू वी अपॉन कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये जब दोनों बराबर है तो 7 इंटू वी अपॉन 4L फॉर क्लोज और 4 इंटू वी अपॉन 2L फॉर ओपन। अब अपने को क्या है, साउंड तो बराबर है, यानी जो वो तो बराबर ही होगा, तो V से V कट गया। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, ये 2 से, ये 4 कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट गया। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या आ गया, 7 अपॉन 4LC। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 अपॉन LO। अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अपने को क्या निकालना है, LC पहले निकालना है ना। LC अपॉन LO बराबर से आ जाएगा 4 दूनी 8, ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मतलब 8/7 आ जाएगा। शायद somewhere we are going wrong। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेंगे, 1 मिनट।
तो यहाँ क्या होगा, LC ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये 7:8 आएगा ना, 7:8। चले तो ये हमारा आंसर है 7:8। चलिए सेकंड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड, एन organ pipe has fundamental frequency of 300 Hz. The first overtone of closed organ pipe has same frequency as first overtone of open organ pipe. ठीक, how long the organ pipe is, how long each pipe is. तो आपको बताना है कि दोनों ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप की है ना। ये क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 300 हर्ट्ज है। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी किसकी, एंड क्लोज ऑर्गन पाइप फर्स्ट ओवरटोन, और हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, बताएंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट ये 2n+1 होती ना, तो इसका मतलब है कि थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। वो किसके इक्वल है, वो एज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द आपकी फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है ना। फर्स्ट ओवरटोन, अब देखें फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, यानी फर्स्ट ओवरटोन यानी ये क्या हो जाएगा, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी वो भी ओपन की। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, दोनों को बराबर रखें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी F3 क्लोज इक्वल टू F2 ओपन, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर रखने को बोल रहे हैं। अब साथ में अपने को ये दिया था 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ एयर यदि है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट क्लोज की जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, वो फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन 4L। सॉरी फ्रेंड, ये ओपन की दी है, तो ओपन की यदि दी होगी तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब है कि यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 300 हर्ट्ज। ठीक है, और जो इसकी स्पीड दी गई है 330 दी गई अपॉन 2L। ठीक है, तो ये क्लोज की तो लेंथ निकल ही जाएगी, कैसे निकल जाएगी, LC इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 300 इंटू 2। चलिए एक जीरो से एक जीरो भी चला गया, तो ये कितना आ गया, 33/60 आ जाएगा। ठीक, और यदि डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 11 टाइम आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और यदि डिवाइड करेंगे तो ये 5.5/10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.55 आ जाएगी। ठीक है, मीटर में। तो क्लोज आयरन पाइप की तो ये आ गई। अब जो ऊपर एक केस भी दिया गया था, यानी कंडीशन भी दी गई थी, F3 इक्वल टू F2 ओपन दी गई थी है ना, फिर से उसे लिख लें, F3 क्लोज इक्वल टू F2 ओपन दी गई थी। तो जो थर्ड की जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थर्ड यदि की क्लोज बराबर से यहाँ पर F2 की ओपन दी गई है, तो इनकी वैल्यू लिख दो। थर्ड फ्रीक्वेंसी यानी 3 इंटू V अपॉन कितना आएगा, ये
क्लोज की दी गई, तो V अपॉन यहाँ पर 4L आ जाएगा और 2 इंटू यहाँ पर V अपॉन क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा। ये ओपन की है, ये क्लोज की है, ठीक है। अब अपने को वेलोसिटी तो वैसे वेलोसिटी से वेलोसिटी तो कट ही जाएगी, ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3/4 LC इक्वल टू 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन कितना आ गया LO आ गया, ठीक है। और LC की वैल्यू आपने अभी निकाले थे 11/20, ठीक है। 3/4 11/20, तो ये पलट जाएगा 20 अपॉन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 1 अपॉन LO आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा LO बराबर से यहाँ पर 4 इंटू 11 आ जाएगा डिवाइड बाय 60 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 44 डिवाइड बाय 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे डेसिमल में जो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इसकी भी वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये एक IIT में क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये 2004 IIT मेंस में आया था। क्या था, पाइप has 85 centimeter length is closed from one end and find number of frequency in air column whose number of oscillation है फ्रेंड्स, number of oscillations whose frequency lies under 1250 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए, एक पाइप की लेंथ दी गई है फ्रेंड्स और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बताना है यदि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 1250 हर्ट्ज है और वेलोसिटी ऑफ पाइप दी गई है। पहली बात तो ये क्या है, आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, एक तरफ से एंड है, मतलब यहाँ पर ये जो V/4L इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगी। लेंथ तो इसकी दी गई है, वेलोसिटी भी दी गई है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो 330 डिवाइड बाय 4 इंटू L दिया है 85 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसानी से कट जाएगा, अपन इसको किससे काट सकते हैं, सॉरी 340 है, 17 से काट देंगे तो ये 20 टाइम कटेगा, ये 50 टाइम कटेगा, ये 5 से ये कितने बार कटेगा, ये 20 टाइम कटेगा, फिर ये कितने बार कट जाएगा 5 टाइम कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल यूनिट्स तो आ गई इसकी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आ गई इसकी, कितनी आ गई इसकी 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब अपने को वहां पर देखना है कि इसकी जो सेकंड तो होती नहीं है, इन्हें थर्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो थर्ड हार्मोनिक यदि होगी तो ये कितनी होगी 3 इंटू F1 होगी, यानी 300 हर्ट्ज होगी, ठीक है। जो इसकी फिफ्थ हार्मोनिक निकलेगी, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन यदि निकलेगा तो ये 5F1 होगा, यानी कितना होगा 500 होगा, ठीक है। और यदि सेवंथ देखेंगे तो 7 इंटू F1 होगा तो ये 700 हर्ट्ज हो जाएगा। 9th यदि देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू F1 हो जाएगा तो 900 हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखो ऐसे यहाँ पर 11 यदि निकालेंगे तो 11 इंटू F1 यानी 11 हर्ट्ज आ जाएगा। अब यदि 13 करते हैं तो 13 तो बढ़ जाएगा, 13 इससे बढ़ जाएगा, मतलब इतनी ही बस हो सकती है फ्रीक्वेंसी। कितनी है अब आप देखो यहाँ पर F1 को भी काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक F1, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 6
मोड ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, आंसर है 6 मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर 6 मैक्सिमम जो पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल थी, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चंस है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 IIT में आया था फ्रेंड्स, ठीक है, मेन में ही आया था। तो अब एन ओपन पाइप, an open pipe has F fundamental frequency, ठीक है। The pipe is dipped vertically in water so that half of its length is in water. Then its fundamental frequency would be, क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक आर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, ठीक है। तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F1 है। और ये बोला गया कि इसको यदि पाइप में आधा डुबा दिया गया है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ा समझिए। एक आर्गन पाइप, ठीक है, ये आर्गन पाइप, ठीक, यानी इस आर्गन पाइप को ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी इसकी L है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F1 कितनी होगी, ये ओपन आयरन पाइप है तो V अपॉन कितनी होगी, 2L होगी, ठीक है, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि इसको हमने क्या किया है, एक बड़े बर्तन में लेकर इसको हमने क्या किया, पानी में डुबा दिया, जो इतना है ये पानी में इसको डुबा दिया, यहां तक डुबा दिया। तो अब इसकी जो लेंथ रह जाएगी, अब वो कितनी, L/2 हो जाएगी। मतलब अब ये जो था, ये था पहले ओपन आयरन पाइप, अब ये क्या हो गया, क्लोज आयरन पाइप हो गया, क्लोज हो गया। तो यदि क्लोज होगा तो क्लोज आयरन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, V/4L होती है, ठीक है। तो V/4L होती है, एक बात समझ लें। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ कितनी रह गई, L/2 रह गई, ठीक है ना। और L/2 रह गई तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी आ गई, V/2L। तो मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के क्या है, बराबर ही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, एस द ओपन फ्रीक्वेंसी, ओपन आर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी, है ना। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। चलिए, ये इन दोनों में रिलेशन बताना था, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ये भी IIT 2004 में आया है। देखो, एक क्लोज आयरन पाइप है, ठीक, और उसमें एक गैस भरी हुई जिसकी डेंसिटी ρ1 है, और एक दूसरा आर्गन पाइप है, इसमें एक दूसरी गैस भरी हुई है और इसकी डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। और इसकी लेंथ कैपिटल L दी गई, इसकी लेंथ स्मॉल l दी गई, ठीक है। अब ये बोला है कि ये जो है पहला वाला जो है ये क्लोज आर्गन पाइप है और दूसरा वाला जो है ये ओपन आर्गन पाइप है,
ओपन आर्गन पाइप है, ठीक है। अब बोला गया है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप इक्वल इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप आपस में इक्वल है, ठीक। तो यहां पर अपने को जो दोनों आर्गन पाइप है उसकी लेंथ बताना है, मतलब लेंथ का रेशियो बताना है। यदि यानी कैपिटल L रेशियो L आपको बताना है, दोनों के लेंथ में रेशियो क्या निकलेगा वो आपको बताना है, जबकि डेंसिटी अलग अलग दी गई है। तो इसका मतलब अपन इसको सॉल्व करें, जब डेंसिटी अलग होगी तो स्पीड भी अलग होगी। स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम। अब यदि यहाँ पर डेंसिटी बदल गई, मीडियम बदल गया, मतलब गैस बदल गई मतलब स्पीड बदल गई। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे स्पीड 1 मान लेंगे, इसको स्पीड 2 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और दी गई है कि कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल, ये भी दी गई थी, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसका जो बल्क मॉडुलस है वो इक्वल है। बल्क मॉडुलस क्या है, इसका इक्वल है। जब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है। बल्क मॉडुलस बराबर दिया है, फर्स्ट ओवरटोन दोनों की बराबर दी गई है, एल का रेशियो निकालना है, एल कैपिटल है, स्मॉल एल इसकी क्या दी गई है, ये इसके फर्स्ट ओवरटोन लेंथ दी गई है, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें बल्क मॉडुलस यदि बराबर है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि V1 इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ फर्स्ट, यानी यहाँ पर रो1, और V2 बराबर से यहाँ बल्क मॉडुलस ऑफ, यानी यहाँ पर B अपॉन रो2 हो जाएगा। यानी इसको यदि हम स्क्वायर करके बराबर करें तो ये V1 स्क्वायर इंटू रो बराबर से रो1 रो2 और ये V2 स्क्वायर दोनों को बराबर करोगे तो बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। यानी V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर बराबर से कितना आ जाएगा, रो2 अपॉन रो1 आ जाएगा। यानी हम इसको बराबर यदि करें तो V1 अपॉन V2 बराबर से अंडर रो2 अपॉन रो1 आ जाएगा। ये फर्स्ट हमने रिलेशन तो निकाल ली। अब ये सेकंड पार्ट है, इसका क्या बराबर है, इसका फर्स्ट ओवरटोन बराबर ओपन आयरन पाइप की। तो फर्स्ट इसकी जो ओवरटोन निकलती है, फर्स्ट ओवरटोन ओपन की, फर्स्ट ओवरटोन यानी इसका सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। और यदि हम क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज में तो सेकंड तो होता नहीं, फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक, यानी 3 इंटू F1 हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन की है और ये क्लोज की है। तो ओपन का फॉर्मूला क्या रहता है, V अपॉन 2L, और यहां क्या रहता है, V अपॉन 4L, और यहाँ वेलोसिटी तो बड़ा अलग अलग है, यहाँ V1 और V2 है, ठीक है। अब ये 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 बराबर से, ये V2 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, और सॉरी ये 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ 3 अपॉन 2 बचेगा बस। L कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर V1 अपॉन V2 आ गया, तो ये स्मॉल l तो कहाँ है, स्मॉल l, यहाँ कैपिटल L अपॉन स्मॉल l हो गया, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो या ऐसा करें, हम यहीं पर ही V1 अपॉन V2 की वैल्यू लिख लेते हैं, रो2 अपॉन रो1 बराबर से 3/4, यहाँ पर कैपिटल L अपॉन स्मॉल l आ गया। मतलब आपको यही निकालना था, कैपिटल L रेशियो स्मॉल l बराबर से कितना आएगा, 4/3 रो2 अपॉन रो1 आ जाएगा, ठीक है। और यदि स्मॉल l की वैल्यू निकालना हो तो आप यहाँ से स्मॉल l की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो रहा था, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो आने वाले वीडियोज है डॉपलर इफेक्ट वगैरह वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि यदि फर्स्ट टाइम जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी मेरे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूस टाइम पर मिलते जाए। थैंक यू फॉर